What actually third law is explained as, to every action there is equal and opposite reaction. Both action and reaction do not take place in the same body but in different bodies. You need to write down this one. अब बात आती है कि इसका मतलब क्या होगा। यदि बोल रहे हैं कि दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है, रिएक्शन और एक्शन फोर्स, और दोनों अलग अलग बॉडीज में एक्ट कर रहा है, तो कौन सी दो बॉडीज? तो मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास कुछ भी हो सकता है, जिसका मास कुछ भी हो सकता है। मान लो ये हम इसको एक फोर्स दे रहे हैं यहां से F1, मैं इसको एक फोर्स दे रहा हूं F1, किसी भी बॉडी से फोर्स लगा रहा हूं इसको F1। तो यदि F1 फोर्स इससे M पे लग रहा है तो ये भी एक रिएक्शन फोर्स देगी इसे, और वो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F2। दैट फोर्स विल बी F2, ध्यान रखना। तो इसका डायरेक्शन मान लो इससे पहले वाले से दूसरे वाले की तरफ, तो दूसरे से पहले वाले की तरफ को F2 होगा। तो बोथ एक्शन एंड रिएक्शन आर टेकन टुगेदर। तो F1 आ गया पहले से दूसरे की तरफ, F2 आ गया दूसरे से पहले की, एंड दैट इज व्हाट आई कॉल क्या, to every action there is equal and opposite reaction, but both action and reaction do not take place in the same body but in different bodies. तो यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फोर्स लगेगा मतलब एक्शन होगा, तो दूसरी बॉडी से पहली बॉडी पे रिएक्शन होगा, दोनों एक ही बॉडी पे नहीं होंगे। अब बात आती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, और ये ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा। तो अपन मान के चले कि मेरे पास एक छोटा सा बॉल है, इतना बड़ा बॉल, उसको मैं हाथ पे रखता हूँ और उसको मैं फोर्स देना चाहता हूँ, तो फोर्स दूंगा तो क्या होगा, मेरा जो एक्शन है उस बॉल पे गया या बॉडी पे गया, वो बॉडी ने भी मेरे को इक्वल रिएक्शन दिया, लेकिन दोनों यदि इस बॉल पे या बॉडी पे ही एक्ट कर रहे हैं, F1 और F2 दोनों उसी पे एक्ट कर, तो मेरा F1 और F2 दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है, और कैंसिल हो जाएगा मतलब उसके ऊपर लगने वाला फोर्स नलीफाई हो गया। यदि वो नलीफाई हो गया इसका मतलब बॉडी विल नॉट मूव अहेड। इनफैक्ट हमारी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होगा, कोई एक्शन फोर्स नहीं होगा, कहीं भी नेट रिजल्टेंट फोर्स के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब विल कंप्लीटली इमूवेबल, हम लोग मूव नहीं कर पाते, पूरी दुनिया में कोई भी चीज कहीं मूव नहीं करती। सो दैट वुड बी द केस, एंड दैट्स व्हाई both action and reaction do not take place in the same body but in different bodies। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यदि मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ we get the relation as F1 एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे लगना, वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे आप, यह आएगा दूसरा F2, ऐसा लिखो। F1 यदि F2 पे जा रहा है तो F2 F1 पे आएगा ऑपोजिट रिएक्शंस के रूप में, इसलिए माइनस लगाया। तो फाइनली मुझे क्या मिला, F1 मिला प्लस इसको भी इधर ले आओगे तो F2 मिला, फाइनल फोर्स कितना मिला मुझे, 0। मतलब नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0 इफ इट इज हैपनिंग, बट दैट इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब यदि ये थर्ड लॉ है तो थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन का यही बताता है। तो इसका एग्जांपल भी बता देता हूं मैं। मान लो कोई टेबल है, टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, कोई बॉक्स रखा हुआ,
ये बॉक्स अपना वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा, लेकिन यदि टेबल पे लगने वाला एक्शन यदि ज्यादा है और रिएक्शन फोर्स कमजोर हो गया तो टेबल इसको वापस होल्ड करके नहीं रख पाएगी और बॉक्स विल गो डाउन। लेकिन यदि रिएक्शन फोर्स प्रॉपर है तो यहां से रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ मिलेगा, तो ये रिएक्शन फोर्स जो होगा उसको अपन लोग नॉर्मल रिएक्शन या आर से या एन से बताते हैं। इस कंडीशन में जैसे ही एन जो है, इस कंडीशन में जैसे ही एन यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर लग रहा है वो यदि वेट के बराबर हो जाए तो बॉडी कैसी बनी रहेगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। दैट इज द एग्जांपल फॉर द थर्ड लॉ। देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, ये तो ऊपर वाला अपन ने लिख लिया होगा तो मैं इसकी जगह एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो देखो सब लोग देखें, एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं। पहला एग्जांपल, टू फायर अ बुलेट फ्रॉम द गन, gun experiences a backward force. Gun, it experiences a backward force एंड तुमने पढ़ा होगा इसको बोलते हैं रिकॉइल फोर्स। यही चीज होती है थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, पहला। दूसरा एग्जाम्पल होता है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उसमें रिएक्शन फोर्स के रूप में गैस नीचे आती है, या उल्टा बोल सकते हो, गैस नीचे आती है एक्शन के रूप में और रिएक्शन में रॉकेट ऊपर जाता है। तो रॉकेट प्रोपल्शन नहीं, फॉर रॉकेट प्रोपल्शन, फॉर रॉकेट प्रोपल्शन रॉकेट प्रोपल्शन में भी यही काम में आता है। रॉकेट प्रोपल्शन मतलब रॉकेट का उड़ना ऊपर की तरफ, गैस जब नीचे आती है रॉकेट ऊपर जाता है, दैट्स कॉल्ड रॉकेट प्रोपल्शन। थर्ड वन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आर मूवमेंट। हमारा जो वॉकिंग होता है, चलना होता है, मूवमेंट होता है, दैट इज ड्यू टू द सेम वॉकिंग वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, वॉकिंग ऑफ अ पर्सन ऑन द रोड। हमारे जो फुट का मूवमेंट होता है वो यही होता है कि यदि हमने फुट से एक एक्शन दे रहे हैं जमीन पे, तो जमीन हमको एक रिएक्शन फोर्स देता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ पाने में एबल हो पाते हैं, अदरवाइज वी वोंट गेट टू मूव अहेड। तो यही फंडामेंटल है थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। ये हमारे पास आ गया तीनों अलग अलग लॉ। पहला लॉ में इनर्शिया पढ़ा चुका था तुम्हें, सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम था, और ये है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, दैट इज थर्ड। तो ये भी मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक लॉ को, मतलब एक कंसेप्ट को हम दूसरे में कैसे अप्लाई करते हैं। टू, तो यहां पर अपने टू डिराइव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बाय थर्ड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को थर्ड लॉ से मेरे को डिराइव करना है, कैसे करें चलो देखें। तो तुम्हें पता है थर्ड लॉ भी, तुम्हें पता है सेकेंड लॉ भी, तो थर्ड लॉ क्या बोलता है तो अपन वहां से चालू करें, थर्ड लॉ से प्रूव करना है। तो वी नो दैट, देखो प्रूफ यहां लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट वी हैव
a relation from थर्ड लॉ से मुझे कौन सा रिलेशन मिलता है तुम्हें पता होगा, F1 प्लस F2 इक्वल टू 0। ये तो तुम्हें अच्छे से मालूम है, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। और जब ये तुम्हें पता है तो क्या करें हम लोग, इसे हम लोग ले जाएं दूसरी तरफ को, या यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग को पता है इफ a body of mass m has different velocities at different timing, at different position, in motion, then we get F1 इक्वल टू mv1। देखो सब लोग ये ध्यान रखो, F2 इक्वल टू mv2। देखो मैं सब कुछ वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको भी वैसे लिखना पड़ता है। अब इनकी वैल्यूज को उठा के कहां करो, इस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट क्या मिल जाएगा, mv1 यहाँ रखने पर mv2 इक्वल टू 0। ऐसा है क्या, नहीं भाई गलत लिख रहे हैं आप। हम लोग लिखते हैं a1, हम लोग लिखते हैं a2। फोर्स की वैल्यू ऐसी होती है। हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटीज अलग अलग होगी तो एक्सेलरेशन भी अपन लोग यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है कि a1 को हम लोग और a2 हम लोग वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे। a1 को हम लोग लिखेंगे कितना, dv1 बाय dt, और a2 को भी लिखेंगे हम लोग dv2 बाय dt। ये सब लोग को ध्यान देना है, यहाँ रख दिया हम लोग, ये रख दिया हम लोग यहाँ। m सेम है, dv1 यहां पर आ गया बाय dt प्लस m वही है, यहां जाएगा dv2 बाय dt इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। सबको क्लियर हो रहा होगा ये, जल्दी से नोट करो इसे। तो फिर मैं आगे चलता हूं। तो ये तुम्हें प्रूव करना है क्या चीज, तुम्हें प्रूव करना है सेकेंड लॉ। तो देखो यहाँ ये मैं मिटा दे रहा हूं पूरा ऊपर वाला पार्ट, और यहां तक इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं, सबने लिखा होगा, उसी के बेस पर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखो यहाँ, अब यदि मैं इसको क्या करता हूं, देखो यहाँ ध्यान देना सब, एम v1 mv1 m को अंदर ले जाऊं और dy बाय dt को ऐसा ले लूं, यहां भी dy बाय dt को ऐसा ले लूं और ऐसा लिख दूं mv2 इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए, दोनों में से टोटल dy बाय dt कॉमन ले लूं, और dy बाय dt टोटल से कॉमन लेके हम लोग कितना लिख सकते हैं, mv1 प्लस mv2
लेकिन तुम्हें अच्छे से मालूम है एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा है। अब यदि मैं इंटीग्रेशन भी करूं तो क्या करें, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ on integration of equation 3 with respect to time, we get, यदि मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखो ध्यान से, ये तो तुमने लिख लिया होगा अच्छे से, तो मैं इसको भी रब कर दे रहा हूं, ध्यान दें। देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन करें हम लोग इसका विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है, ऐसा dy बाई डी टी, ये पूरा का पूरा फंक्शन है। mv1 प्लस mv2 हमारे पास ऑलरेडी है, ये पूरा टर्म है। और यहाँ dt ऑपरेटर लगाते, क्योंकि तुम्हें पता है बीच में फंक्शन लिखते हैं इंटीग्रेशन में ऐसा ये, और यहाँ पर ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ फंक्शन लिखकर। तो मैंने क्या किया, ये ऑलरेडी एक फंक्शन था मेरे पास, इसको मैंने यहाँ बीच में लिख दिया, और यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो dt है, या इंटीग्रेशन का साइन इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो को भी dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो ये डिफरेंशिएशन और ये पूरा इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ये कैंसिल आउट हो गया पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से, तो ओरिजिनल टर्म वापस मिल जाएगा। देखो क्या मिला, mv1 प्लस mv2। लेकिन तुमको एक चीज और मालूम होगा, इंटीग्रेशन जीरो का क्या होता है, एक कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो रिवर्स हो गया, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या मिला, कांस्टेंट मिला। तो ये आ गया मेरे पास कांस्टेंट। फाइनली तुम्हें पता है mv1 इज इक्वल टू p1 और mv2 इज इक्वल टू p2 एंड दैट इज वन इज अ कांस्टेंट। देखो ये क्या प्रूव हो रहा है, दैट इज सेकंड लॉ। देखो ये सेकंड लॉ प्रूव हो गया मेरे पास। देखो ध्यान से, तो हमने चल के लेके क्या चले थे हम लोग लेके चले थे फर्स्ट, सॉरी अपन लेके चले थे थर्ड लॉ, लेकिन प्रूफ क्या किया हमने, सेकंड लॉ। दैट हैज बीन प्रूव।